सोनार बांग्ला। जी हाँ, आज हम वेस्ट बंगाल के ऊपर बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आप सबका मास्क उतारो जी में। मेरे साथ आज वार्तालाप करेंगे श्री नितिन पटेल जी, जो वेस्ट बंगाल की इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं और बालीगंज और भवानीपुर के कन्वीनर हैं। जी हाँ, वही भवानीपुर जहाँ से ममता बनर्जी एमएलए के लिए खड़ी हुई थी। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे को इंटरव्यू देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारो मास्क हमारे पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि से, अ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, विवेकानंद की भूमि है। जी, ऐसी भूमि से आप सबको नमस्कार, अभिनंदन। थैंक यू जी, नमस्कार। एक जर्नलिस्ट हैं मिस्टर पार्थ घोष, वो कहते हैं कि बंगाल के लोगों ने पोलिंग डे के 4-5 महीने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि वो किसको वोट करेंगे। तो कोई भी थिएट्रिक्स हो रहे हैं, कोई ड्रामा हो रहा है या ओवर कैंपेनिंग हो रही है, तो इसका उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्होंने उनका माइंड स्पेस ऑलरेडी कैप्चर्ड है। उन्होंने डिसाइड कर लिया किसको वोट करना है। क्या ये सच है? देखिए, आज का पश्चिम बंगाल की जो परिस्थिति है, जी, उससे आम जनता ने इतना त्राहित है कि उस वो लास्ट 2016 में ही डिसाइड कर लिया था। क्योंकि जब 2011 में परिवर्तन हुआ था, जी, तो वो खाली कहने का परिवर्तन हुआ था। बाद में आम जनता को पता चला कि ये तो हम लोगों ने गलती कर दी। मगर 2016 में तब भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास पे खरी नहीं उतर पाई। जी। इसलिए जनता ने सीपीएम को नहीं लाना है, इसलिए फिर से ममता को वोट दिया। मगर वो 5 साल और बाद के 5 साल, 2016 के 5 साल के बाद में ममता का जो आचरण है, जी, ये जो अपना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो हत्या की गई, करप्शन के नाम पे जो ड्रामा चल रहा है, भाई भतीजावाद जो चल रहा है, सेंट्रल की जितनी भी स्कीम है हाँ, उसके उसमें। बारे में भी हम बात करेंगे, उसके बारे में अच्छा, बात करेंगे। पर ग्राउंड लेवल पे लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं? क्या लोग एक परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए तैयार हैं? এবার সত্যির পরিবর্তন अभी जो आम जनता के मन में है कि परिवर्तन का परिवर्तन अभी करना है, क्योंकि बंगाल को बचाना है इन लोगों से जिसने बंगाल को चूसा हुआ है। बंगाल की जो युवा पीढ़ी है जी, आज बंगाल से बाहर जा रही है नौकरी धंधा के लिए, और यहाँ का सामान्य लॉ एंड ऑर्डर भी, महिला भी सुरक्षित नहीं है। जैसे एनआरसी और सीएए का लॉ पास हुआ और उससे यस, आपने शाहीन बाग का तो देखा ही होगा कि कैसे डर और भ्रम फैलाया लोगों के मन में। तो क्या एनआरसी और सीए एक मुद्दा होगा वेस्ट बंगाल इलेक्शन में और क्या इन्फिल्ट्रेशन जो है बांग्लादेशियों की, वो भी एक मुद्दा है? इन्फिल्ट्रेशन जो है वो मुद्दा है, एनआरसी और सीए मुद्दा नहीं है। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, जी, बाद में जो वहां के जो माइनॉरिटी थे, अपने हिंदू, सिख, पारसी, वो जो बंगाल में आके बसे हैं, उनको अभी सिटीजनशिप मिलना है बंगाल में आके। अभी तो बंगाल में वो लोग 30, 40, 50 साल से रहे हैं, तो उनको मिलने की बात है, न किसी को सिटीजनशिप जाने की बात है। तो वो मुद्दा कभी नहीं बन सकता है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए लेने के लिए दीदी कुछ भी थियोरेटिक कर सकती है, जैसे कुछ दिन पहले किया। और ये क्या सच है कि उन हिंदूज़ को और उन सिख्स को सिटीज़नशिप नहीं मिली है, पर बहुत इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो मुस्लिम्स हैं, उनको उनके पास वोटर आईडी और आधार कार्ड है, ये र्यूमर है कि ये बात फैक्ट है? ये बात एकदम फैक्ट है, क्योंकि सीपीएम ने 34 बरस का शासन में उन्होंने भी तुष्टीकरण की राजनीति की। जी, ममता दीदी ने भी तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इन लोगों को रेशन कार्ड दिया गया, वोटर कार्ड दिया गया है। तो ये भारी भरकम मुद्दा है सामान्य आदमियों के लिए। और बंगाल का जो बॉर्डर है बांग्लादेश से लगा हुआ,
अगर आप जाइएगा तो आपको भी ये सेंटिमेंट आपको नजर आएगा। अच्छा, मेरे को जैसे पूछना है, वहां पे कोई ऐसे भद्र मुस्लिम्स हैं जो नाराज हैं ममता दीदी से कि उन्होंने जितना उन लोगों का बिजनेस था, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बिजनेस था, वो ममता दी ने उन लोगों को सौंप दिया एक तरीके से। तो वो वाला सेक्शन ऑफ मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम है, वो बांग्लादेशियों से भी नाराज है। तो क्या आपको लगता है कि वो मुस्लिम वोट बीजेपी को मिल सकती है, इस चीज को सोच के कि अगर बीजेपी आएगी तो ये बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको बीजेपी निकालेगी? तो क्या मुसलमान, इंडियन मुसलमान वोट कर सकता है बीजेपी को? जरूर इंडियन मुसलमान और पर्टिकुलरली महिलाएं जी। बीजेपी को वोट करेगी, क्योंकि बांग्लादेशी का मुद्दा हर एक इंसान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको इफेक्ट करता ही है। तो भारतीय मुसलमान को भी बांग्लादेशी आके नौकरी ले लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, रेशन कार्ड मिल जाता है, सभी गवर्नमेंट की सुविधा मिल जाती है। जी। हालांकि यहाँ के जो बासिंदा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो वंचित रहते हैं। इसीलिए ये बड़ा मुद्दा है। मुस्लिम और मुस्लिम महिलाएं इस बार बीजेपी को दिल खोल के वोट करेगी। एक और चीज है, जैसे प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, चाहे वो एलपीजी की ले लीजिए, निवास की ले लीजिए, आयुष्मान भारत की ले लीजिए, ये सब जो योजनाएं हैं, ये वेस्ट बंगाल में सब नहीं आई हैं। इवन जो फार्मर्स के खाते में पैसे जाते हैं हर महीने, 500 रुपए जाते हैं, वो भी ये योजनाएं वेस्ट बंगाल में नहीं आई है। तो क्या लोगों को इस बात की नाराजगी है ममता जी से? और क्या लोग इसलिए भी बीजेपी को वोट दे सकते हैं कि मोदी जी की ये सारी योजनाएं बीजेपी के आने से हमें मिल जाएगी? जरूर। आज का अभी का जो सोशल मीडिया और ये मीडिया का हिसाब से आम जनता को सब खबरें मिलती है कि जी। मोदी जी ने क्या क्या स्कीम किया है आम जनता के लिए, जो बंगाल में वंचित हो रहे हैं। आयुष्मान भारत है, बाद में घर, ये जो घर बनाने की बात है, जी। हर फार्मर में क्या अकाउंट में पैसा जाने की बात है। तो ये पैसा उन लोगों को नहीं मिला है। ममता दीदी ने ये स्कीम पश्चिम बंगाल में लागू होने नहीं दिया। तो ये एक इलेक्शन का ये भी एक मुद्दा हो सकता है। अच्छा मुद्दा हो सकता है। अब ममता दी की बात करते हैं। क्या ममता दीदी भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम आ गई हैं? तो क्या ये वही मोमेंट है जैसे राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड की तरफ चले गए थे और उससे पता चल गया था कि उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है? तो क्या भवानीपुर से खड़े ना होने के कारण ये इसको माना जाए कि ममता जी ने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली है? देखिए, ममता जी के मन में क्या चल रहा है ये तो बताना मुश्किल है, मगर उनका जो एक्शन है उससे पता चलता है कि भवानीपुर में हर एक इलेक्शन में ममता दी पीछे रही है। टीएमसी सरकार, बीजेपी के वोट आगे है। आगे। और दूसरा, अभी ऐसा है कि दीदी थोड़ी विम्सिकल है, आवेश में आके कुछ भी बोल देती। नंदीग्राम में जाके उन्होंने कह दिया मैं नंदीग्राम से खड़ा रहूंगी, तो अभी उसकी ही बात में वो फंस गई है। तो दो जगह नहीं खड़ा रह के उसने नंदीग्राम को अपना एक इश्यू बना लिया है, इज्जत का इश्यू। ऐसे भी भवानीपुर में इस बार ममता दीदी हारने वाली थी। और अभी वो नंदीग्राम के साथ साथ मैंने सुना है, पढ़ा है कहीं मैंने, कि वो एक और जगह से खड़ी हो सकती हैं। देखिए, जब ये इलेक्शन कैंडिडेट लिस्ट टीएमसी ने अनाउंस किया था, जी। दीदी ने खुद किया था, जी। तब जब टॉलीगंज की बात आई थी तो उसने एक कैंडिडेट के नाम लेके कहा था कि मैं भी यहाँ खड़ी रह सकती हूँ। अच्छा। मगर हमें नहीं लगता है कि वो 2 सीट पे खड़ी रहेगी, क्योंकि अच्छा। नंदीग्राम एक इज्जत का सवाल हो गया है। उनका पूरा कंसंट्रेशन नंदीग्राम में उनको देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे बिहार में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बूथ कैप्चरिंग करती थी, तो वो बार बार वही जीत जाते थे। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने इस बात का संज्ञान लिया और उस चीज को सॉल्व की वो प्रॉब्लम। तो फिर नीतीश कुमार की जी की गवर्नमेंट आई। तो वेस्ट बंगाल में भी जो सुनने में मिलता है और साथ में कितने सारे आर्टिकल्स आते हैं कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग बहुत होती है और ये टीएमसी के लीडर्स और काडर डराते हैं लोगों को कि अगर
किसी और को वोट किया तो मार डालेंगे और सब। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है, ये बताएं आप हमें। देखिए, सीपीएम, ये चीज सीपीएम ने चालू किया था, साइंटिफिक रिगिंग। साइंटिफिक रिगिंग में बहुत कुछ तरह का आपको पता ही नहीं चलेगा जब कैसे सीपीएम ने आपका वोट चुरा के अपने पक्ष में कर लिया था। बाद में जब दीदी आई तो दीदी 2 कदम आगे बढ़ गई सीपीएम से। सीपीएम आम जनता के ऊपर टॉर्चर करती थी मगर खून खराबी नहीं होता था। आज की तारीख में आप देखें, लास्ट 16 के बाद में बीजेपी के 135 से ज्यादा कार्यकर्ता को मारा गया है। तो हिंसा का वातावरण टीएमसी ने शुरू किया है। मगर ये सब चीज संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने अभी जो कदम उठाए हैं, जैसे सेंट्रल फोर्स ऑलरेडी उतर गई है, कुछ व्यवस्थाएं किए जा रही है ताकि ये जो फॉल्स वोटिंग है, बूथ कैप्चरिंग है, वो न कर पाए। सेंट्रल फोर्स को सही तरह से अगर यूटिलाइज किया जाता है, कहने का मतलब 2011 में जो परिवर्तन हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, इसलिए सीपीएम कुछ नहीं कर पाया, इसलिए ममता दीदी सरकार बना पाई। वही चीज इस बार इलेक्शन कमीशन जो स्टेप ले रही है उससे हम लोगों को आश्वस्त हो रहा है, विश्वास आ रहा है कि इस बार का इलेक्शन 2021 का इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होगा। क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोगों गांव में, स्पेशली छोटे छोटे गांव में जहां डरा सकते हैं, वहां पे ये सेंट्रल फोर्सेस का इलेक्शन के बाद भी रहना, जब पोलिंग डे के बाद भी रहना, क्योंकि इससे फिर बहुत सारा खून खराबा हो सकता है और लोगों को के अंदर डर का फिर से माहौल बनाया जा सकता है। तो आई होप लोगों की सेफ्टी एक इशू बना के इसका संज्ञान लिया जाए। ने इलेक्शन कमीशन ने ये लोगों की सेफ्टी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का संज्ञान लेते हुए काफी स्टेप किए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी लाए गया है। तो वो हिसाब से इस बात से अभी टीएमसी थोड़ी डरी हुई है। अब फिर ममता दी की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। तो ममता दी का तो नाम लेना बहुत जरूरी है, हर टॉपिक में ममता दीदी आती हैं। ममता दीदी की लेग का फ्रैक्चर हुआ, स्प्रेन हुआ, जो भी हुआ, इतना उनको मीडिया ने नेशनल कवरेज दिया कि हॉस्पिटल में भी वो क्या कर रही हैं, कैसे लेटी हैं, वहां पे इतनी फ्रैक्चर लेग में पेन में भी वो इतना बोल रही हैं, इसका नेशनल कवरेज हुआ। तो मेरे को किसी का वेस्ट बंगाल से फोन आया, कोलकाता से, तो उन्होंने कहा कि ये पूछिए कि जब उनके फ्रैक्चर का इतना मीडिया कवरेज मिल सकता है और वो सहानुभूति लेने के लिए पोस्टर लगा रही हैं, सब लगा रही हैं, तो कोलकाता में इस तरफ नंदीग्राम में इधर इतने सारे सीसीटीवी कैमरास हैं, तो इसी इनका फुटेज भी तो लोगों को दिखाए कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्योंकि अभी भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि अटैक हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ था, इन स्पाइट ऑफ ईसी क्लैरिफाइंग इट कि इट वाज नॉट एन अटैक, इट वाज एन एक्सीडेंट। देखिए, मीडिया, यहाँ की जो लोकल मीडिया है वो प्रभावित है क्योंकि डरी हुई है। हाँ, विंडिक्टिव एटीट्यूड है अब हमारे चीफ मिनिस्टर का। जी। मगर मीडिया जो है, नेशनल मीडिया या लोकल कुछ मीडिया ने भी जो सही हुआ उसका भी वीडियो रिलीज किया हुआ है। वहां जो भी जिसने भी जो देखा है उसका वीडियो करके मीडिया ने छोड़ा है। तो आम जनता को पता चल गया है कि ये थ्योरेटिक था, नाटक था। इसलिए बाद में ममता जी ने अपना वर्ड थोड़ा घुमा दिया है। तो और उन्होंने कहने व्हील का चेयर मतलब, के साथ पोस्टर्स तो सारे व्हील चेयर के साथ ही लगाए हैं। देखिए अभी जो हालत है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसी तरह अभी दीदी हर तरह के हथकंडे आजमाएगी। सेंटिमेंटल प्रभाव देने की कोशिश कर रही है, मगर ये करके दीदी को ज्यादा ही नुकसान हुआ। क्योंकि कोई कह रहा था कि कोलकाता से ही कोई मेरे को कह रहा था कि अगर दीदी ने 10 साल इतना काम किया है और वो इतनी श्योर हैं कि उन्होंने वेस्ट बंगाल को बदला है, तो फिर वो सहानुभूति वाली वोट क्यों चाहिए उनको, सिंपैथी वोट क्यों चाहिए, उनका काम बोलना चाहिए। देखिए, दीदी एक्चुअली तो आई है कांग्रेस घराना से। जी। तो कांग्रेस घराना में ये सब सेंटिमेंटल वोट, ये सब नाटक चलता है, तो उनके डीएनए में ये चीजें है। आप जैसे आपने बताया कि अगर काम किया होता तो आम जनता ऐसे ही वोट देंगी।
ये नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने उनको ये सब नाटक करना पड़ता है कि कहीं अगर सेंटिमेंट में आके पब्लिक मुझे वोट करे। मगर पब्लिक समझ गई है कि अभी ये नाटकबाज को, ये तोलाबाज को, ये सिंडिकेट राज की रानी को और पीसी भाईपो को यहाँ बंगाल की धरती से हटाना है। कहते हैं काली माँ पार्वती और दुर्गा का रूप है। तो जब राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, जब उनका हरण हो गया था सीता जी का, तो पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि मैं देखती हूँ सीता का रूप धारण करके श्री राम का टेस्ट लेती हूँ कि वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, कि मैं सीता हूँ कि नहीं। और राम जी ने उनको पहचान लिया। हाँ? और पार्वती जी ने कहा जी हाँ, ये भगवान का ही रूप है। तो दुर्गा माँ ही काली माँ है। और तो राम जी का और काली माँ का कनेक्शन है। पर जैसे ही जय श्री राम कोई बोलता है या राम जी का कोई नाम जपता है, ममता जी को गुस्सा क्यों आता है, जब वो सपोजिटली हिंदू हैं और वो खुद बोलती है कि वो काली माँ की बहुत बड़ी भक्त हैं। इतना बिल्कुल वो झुंझला सी जाती हैं जय श्री राम सुनकर, क्यों? देखिए, ये वामपंथी कांग्रेस टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये माइनॉरिटी को आगे नहीं आने देते हैं और तुष्टीकरण के चक्कर में 30% माइनॉरिटी वोट है बंगाल में। तो दीदी चाहती है कि 30% वोट तो मेरा सेफ है। जी। अगर मैं इस तरह का गिमिक्स करूंगी तो मुझे और ज्यादा वोट आ जाएगा, तो मैं पावर में आ जाऊंगी। देखिए, जय श्री राम एक हिंदू सनातन धर्म है, वर्षों से एक दूसरे को ग्रीट करने का एक तरीका है। वैसे हम लोग जय श्री राम जब मिलते हैं गांव के शहर में कम था, मगर गांव दराज में हम लोग जय श्री राम करके एक दूसरे को अभिवादन करते थे। जैसे राम अब राम और राधे राधे बोलते हैं हम लोग एक दूसरे को। हाँ, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार। जी। जैसे आप थाईलैंड में जाए तो जब भी थाईलैंड वासी एक दूसरे को मिलते हैं तो नमस्कार ही करते हैं। जी। तो वहाँ एयरपोर्ट में उतरे तो विष्णु जी की वहाँ बड़ी मूर्ति लगी हुई है। जी। 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 तो राम विष्णु सब एक ही रूप है। तो कहने का मतलब कि दीदी इतनी झुंझलाई गई है कि उनको राम से भी चिढ़ है। अच्छा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं कि कितनी सीट्स किसको मिलेंगी। आप एक बीजेपी का बनकर ना बताइए, मुझे सच्ची रियलिटी बताइए। ना ही जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि 200 से ऊपर जाएंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इतनी सारी सीट्स आना वो सबको पता है। तो ये बिल्कुल सच सच ऑनेस्टली बताइए कि टीएमसी की कितनी सीट्स आएंगी। देखिए, टीएमसी की कितनी आएगी वो तो ऐसा है कि अभी के जो समीकरण हो रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा है अब की बार 200 पार। वो होएगा नहीं। मगर आम जनता, प्रैक्टिकल होते हैं हम। हाँ। आम जनता अभी चाहती है आसोल में परिवर्तन। हाँ जी। तो आशा। ये परिवर्तन के लिए मुझे लगता है कि बीजेपी 180 सीट जरूर लाएगी। क्योंकि 2019 के लोकसभा में जैसे अमित शाह ने कहा था कि हम 22 से 23 सीट लेके आएंगे, हाँ। तो 18 सीट आई थी। आई थी। हाँ। तो 200 पार जब कहते हैं तो 180 जरूर आएगी, क्योंकि पब्लिक का मूड अभी बदल चुका है। उसने अपनी मन में अपनी राय बना ली है। अगर एक आंधी चलती है, क्योंकि जो फ्लोटिंग वोट है उसने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो हर एक इलेक्शन में 20% फ्लोटिंग वोट होते हैं, जो लास्ट में 2-3 दिन पहले या इलेक्शन के दिन एक डिसाइड करते हैं। अगर मोदी जी की आंधी चली तो 200 पार जरूर हो सकता है। अब जैसे मेरे एक अंकल रहते हैं कोलकाता में, बिल्कुल ममता बनर्जी के घर के सामने ही रहते हैं। उन्होंने कल रात को जब मैंने उनको बताया मैं आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल साइंस में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, बहुत स्टडी करते रहते हैं। उन्होंने कहा मेरे मुताबिक
168 सीट्स आएंगी, और अगर इससे कम आई तो मैं उम्र भर के लिए पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट ही छोड़ दूंगा, मैं उसके बारे में कभी पढ़ूंगा ही नहीं। तो अब देखिए 168 तो वो बोल रहे हैं, देखते हैं वो कितना उनका ये सच बैठता हाँ, है। तो देखिए अभी जो इलेक्शन का सही माहौल नहीं बना है, तो उन्होंने जब कैलकुलेट किया है 168, अभी भी मोदी जी की 18 रैली होने वाली है, अमित सिंह की 20 होने वाली है, नड्डा जी की होने वाली है, तो और सब उतरने वाले हैं। तो जब माहौल बनेगा तो 168 से ऊपर ही जाएगा। तो करीब करीब 180 मैंने जो कहा है, मुझे लगता है कि उसके 180 प्लस ही रहेंगे, माइनस में नहीं जाएगा। अब जैसे मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी की सीट्स नहीं आएंगी या टीएमसी की ज्यादा आएंगी, पर मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ कि अगर हम लोग ऐसे सोचें, अगर अगर हो गया, इफ हो गया, तो ममता बनर्जी के पास तो लेफ्ट और कांग्रेस है कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। बीजेपी की अगर हाइपोथेटिकली 10 से 15 सीटें कम आ जाती हैं, तो बीजेपी किसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है? ऐसे पूछ रही हूँ कि अगर ये सिनेरियो हुआ तो। देखिए, पॉलिटिक्स इज अबाउट पॉसिबिलिटीज, इफ एंड बट में बहुत कुछ नहीं होता है। अगर पर आपके जैसे यादें तो करके रख सकता है इंसान। हैंग असेंबली हुआ, तो मुझे लगता है, क्योंकि जैसे हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं, तो कांग्रेस के टीएमसी के एमएलए ही टूट के चले आएंगे बीजेपी, चलिए। कि बहुत ही टीएमसी एमएलए है ऐसे है जो डरे हुए हैं। हम्म, अगर बीजेपी की सरकार बनने का चांस है, उनको लगता है कि हाँ पक्का है बीजेपी सरकार बनेगी, तो वो लोग तुरंत स्विच कर लेंगे, और कुछ लोग कांग्रेस से भी आ सकते हैं। चलिए। तो मेरा हाँ, विश्वास है। मैं पढ़ रही थी कहीं कि यू नेवर नो मिस्टर अधीर रंजन जी, क्या पता कांग्रेस को ही तोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाएं आप। पॉलिटिशियंस का मुझे तो समझ ही नहीं आता किसकी क्या आइडियोलॉजी है। वो जब बात करते हैं कितना बिलीव करना चाहिए कितना नहीं। पर एनीवे, यही चीजें हैं जो लोगों का मास्क उतारती है, उनके चेहरे से हिपोक्रेसी का और दोगलेपन का मास्क उतरता रहता है इलेक्शंस के टाइम तो बहुत ज्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मैं जाने से पहले अपने सारे दर्शकों को एक ही बात बोलूंगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक ही चेहरा लगा के रखिए, इतने सारे चेहरे लगा के ना घूमे, हिपोक्रेसी और दोगलापन छोड़ दीजिए। जय माँ काली। नमस्कार। जय मां काली, जय श्री राम, जय नमस्कार। श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।